वेट ड्रामा हिंदी में आपका स्वागत है। यह एवरी की रोमांचक और भावनात्मक यात्रा का दूसरा भाग है, जो पहले भाग में शुरू हुए रहस्य, पारिवारिक गतिशीलता और किशोर संघर्षों को जारी रखता है। कथा एवरी और समर के प्रेमियों, जेसन और एशर, को एवरी के अति सुरक्षात्मक भाइयों और उनके दोस्त एडन से मिलवाने के तनावपूर्ण दृश्य से शुरू होती है, जो एवरी के भावनात्मक परिदृश्य को जटिल बनाता है। कहानी एवरी के आंतरिक संघर्ष, उसके पिछले आघात के बोझ और एक अप्रत्याशित क्षण में गहराई से उतरती है, जो उसके रिश्तों को और उलझा देता है। कृपया इस कहानी को और लोगों तक पहुंचाने के लिए सब्सक्राइब करें, लाइक करें, शेयर करें और अपने थॉट्स कमेंट में जरूर बताएं ताकि हम आपके लिए और बेहतर कंटेंट ला सकें। क्या तुम ठीक हो? जैक मेरे कान में फुसफुसाता है। मैं घबराहट में उसके पीछे खड़ी हूँ। मेरे बगल में समर। सभी लड़कों ने जेसन और एशर को घेर लिया है, उन्हें घूरते हुए। लड़कों से मेरा मतलब उन 4 बड़े भाइयों से है जो इस समय उत्सुक 5 साल के बच्चों की तरह व्यवहार कर रहे हैं। हाँ, बस थोड़ा दर्द हो रहा है, मैं धीरे से जवाब देती हूँ, लड़कों को देखते हुए, चिंतित कि वे क्या कर सकते हैं। मुझे आश्चर्य नहीं होगा अगर वे अभी किसी का मुंह तोड़ दें। उनकी मुट्ठियां सख्त हैं, यह नजरअंदाज नहीं होता। यहाँ तक कि हंटर ने भी अपनी मुट्ठियां बंद कर रखी हैं। उसमें मेरी आखिरी उम्मीद भी अब पूरी तरह खत्म हो चुकी है। मैं ज़ेवियर हूँ, वह सूखे स्वर में अपना परिचय देता है, हाथ मिलाने के लिए आगे बढ़ाते हुए। मैं एवरी के 6 भाइयों में सबसे बड़ा हूँ। वह हर शब्द पर जोर देता है, शायद यह सुनिश्चित करने के लिए कि जेसन को पता चले कि वह किस मुसीबत में पड़ गया है। मैंने उसे चेतावनी दी थी, है ना? मैंने दी थी। और जेसन ने सुना? नहीं। जेसन, उसका प्रेमी, उसकी आवाज लगभग कांप जाती है। यह पहली बार है जब मैं जेसन को इतना घबराया हुआ सुन रही हूँ। क्या तुम्हें लगता है कि हमें यह पहले से नहीं पता? ट्रिस्टन व्यंग्यात्मक ढंग से कहता है, फिर ज़ेवियर से उसका हाथ छीनकर मजबूती से हिलाता है। मैं ट्रिस्टन हूँ। आपसे मिलकर अच्छा लगा, जेसन। मैं उसकी औपचारिकता पर आंखें मटकाती हूँ। हंटर अगला परिचय देता है और हमेशा की तरह वह तीनों में सबसे विनम्र है। जितना विनम्र वह हो सकता है, जब उसकी घूरन चेहरे से हटती नहीं। जेसन का हाथ एडन द्वारा जोर से खींच लिया जाता है। मेरा दिल तेजी से धड़कता है जब मैं देखती हूँ कि जेसन उस मृत्यु जैसे पकड़ से अपना हाथ छुड़ाने की कोशिश करता है, जिसमें एडन ने उसे जकड़ रखा है। दोनों में बड़ा अंतर है। एडन जेसन की तुलना में कहीं अधिक डरावना दिखता है, अगर जेसन बिल्कुल डरावना दिखता भी है तो। आपसे मिलकर अच्छा लगा, जेरेड। उसका नाम जेसन है और मुझे लगता है कि हमें डाइनिंग रूम में जाना चाहिए। आप लोग क्या सोचते हैं? मैं बीच में बोलती हूँ, एडन को घूरते हुए और जेसन की ओर माफी भरी नजर डालते हुए। नहीं। तुम कौन हो? ट्रिस्टन एशर की ओर मुड़ता है, जो वहां अजीब तरह से खड़ा उनकी बातचीत को देख रहा है। एशर, समर का। हाँ, प्रेमी, हमें पता है। वह उसे बीच में काट देता है। क्या ये लोग और असभ्य हो सकते हैं? अब, क्या हम कृपया डाइनिंग रूम में जा सकते हैं? मुझे भूख लगी है और लड़कों को पहले से पता है। अगर आपको नहीं पता, तो ये हैं पार्कर, जैक और एश्टन। मैं जल्दी से परिचय देती हूँ, अपने हाथों से डाइनिंग रूम की ओर इशारा करते हुए। आंखें मटकाते हुए, मेरे 3 बड़े भाई आगे बढ़ते हैं, जेसन, एशर और समर उनके पीछे पीछे, मेरे छोटे भाइयों के साथ। मुझे नहीं पता था कि यह तुम्हारा टाइप है, एडन मेरे कान में फुसफुसाता है, जब वह मेरे पास से गुजरता है। उसका कंधा जानबूझकर मेरे कंधे से टकराता है। मैं सिहर उठती हूँ और उसकी दुबली तली आकृति को अपनी आंखों से फॉलो करती हूँ। अगर मैं इस लड़के को सबक सिखा सकती, तो सिखाती। लेकिन चूंकि उसका अधिकांश शरीर शुद्ध मांसपेशियों से बना है, इससे उसे कोई दर्द नहीं होगा, बल्कि उल्टा होगा। शायद मुझे ही चोट लगेगी। वह हमेशा कुछ ना कुछ कहता है जो मुझे परेशान करता है। मूर्ख। मैं उनके पीछे चलती हूँ। जब मैं जेसन के बगल में अपनी सीट लेती हूँ, तब तक सभी अपनी प्लेटों में खाना डाल चुके हैं। कमरे में तनावपूर्ण खामोशी छा जाती है और मैं जेसन और एशर की ओर निर्देशित घूरनों को महसूस कर सकती हूँ। तो ज़ेवियर शुरू करता है, अपने मुंह को सफेद नैपकिन से पोंछते हुए और सभी का ध्यान अपनी ओर खींचते हुए। आप दोनों की उम्र कितनी है? हम दोनों 18 साल के हैं,
सीनियर ईयर, जेसन अपने खाने को निगलने के बाद जवाब देता है। एवरी और समर से पहले आपने कितनी लड़कियों को डेट किया? हंटर पूछता है और मेरी आंखें चौड़ी हो जाती हैं। हंटर, हम दोनों चेतावनी देते हैं, लेकिन वह हमें अनदेखा करता है। मैंने 4 को डेट किया है, जेसन विनम्रता से जवाब देता है। शायद मेरे भाइयों की अच्छी किताबों में आने की कोशिश कर रहा है। तुमने मेरी बहन से पहले 4 लड़कियों को डेट किया। और क्या किया? स्कूल के टॉयलेट में कुछ और? जैक जोर से पूछता है। मेरी आंखें चौड़ी हो जाती हैं। मेरे भाई और एडन जेसन को घूरते हैं, उस शब्द को अनदेखा करते हुए जो जैक ने इस्तेमाल किया, जो वे आम तौर पर नहीं करते। पार्कर और रैश्टन से हंसी की आवाज आती है। जैक, तुम्हें इसका जवाब देने की जरूरत नहीं है, मैं जेसन का हाथ आश्वस्त करते हुए पकड़ती हूँ। हाँ और नहीं। तुम। हंटर एशर की ओर मुड़ता है। वह और समर अपनी पीठ सीधी करते हैं। समर से पहले तुमने कितनी लड़कियों को डेट किया? क्या तुम सचमुच उससे यह पूछ रहे हो? समर घूरती है। हंटर बेपरवाह होकर सिर हिलाता है, उसकी नजरें एशर पर टिकी हैं। 3। और इन लड़कियों के साथ तुम्हारे इरादे क्या हैं? हम रिलेशनशिप में हैं, लड़के एक साथ जवाब देते हैं। उनकी ओर भेजी गई घूरन और गहरी हो जाती है। हे भगवान, मेरी मदद करो। अजीब डिनर के बाद हम सभी लिविंग रूम में पहुंचते हैं। टीवी बंद है, सभी की पीठ सीधी है, सिवाय मेरे बड़े भाइयों और एडन के, जो जेसन और एशर को जितना हो सके असहज करने की कोशिश कर रहे हैं। जेवियर आर्मचेयर पर बैठा है, एक पैर को दूसरे के ऊपर रखे हुए, लापरवाही से अखबार पलट रहा है। मुझे नहीं पता कि उसे यह अखबार कहाँ से मिला। एडन सोफे के एक छोर पर बैठा है, अपने फोन को हाथ में लिए, लेकिन वह अपने स्क्रीन को देखने से ज्यादा जेसन को घूर रहा है। बाकी 2, हंटर और ट्रिस्टिन, बस दरवाजे के पास खड़े हैं, बाहें सीने पर बंधी हुई और चेहरों पर घूरन। वे मुझे हमारे बॉडीगार्ड्स की याद दिलाते हैं, सूट और सब कुछ। हम बाकी लोग अजीब तरह से इंतजार कर रहे हैं कि कोई बातचीत शुरू करे। मैं समर के साथ नजरें मिलाती हूँ। उसकी आंखों में परेशानी साफ दिखाई देती है। मिनट बीतते हैं और मुझे टॉयलेट जाने की जरूरत महसूस होती है। खुद को माफ करते हुए मैं चली जाती हूँ, अपना काम करती हूँ, और जब मैं फिर से लिविंग रूम में वापस आती हूँ तो मेरे सामने का दृश्य मेरे खून को उबाल देता है। यह एवरी है, जब उसने टॉयलेट इस्तेमाल करना सीखा था। इस तस्वीर में वह 5 साल की है और वह वाकई कुछ कर रही है। मैं सुनती हूँ कि ट्रिस्टिन कहता है और सभी हंसते हैं, सिवाय समर के। बॉडीगार्ड वाला रुख गायब है, वह बुक्केस के पास जेसन के साथ खड़ा है। यह क्या बकवास है, ट्रिस्टिन, मैं चिल्लाती हूँ और उसकी ओर बढ़ती हूँ ताकि फोटो एल्बम उसके हाथों से छीन लूं, लेकिन एडन मुझे पीछे खींच लेता है। नहीं, एव्स, उसे खत्म करने दे, जेसन को ये तस्वीरें देखनी चाहिए। वह मुस्कुराता है और मैं उसकी सख्त छाती पर थप्पड़ मारती हूँ, जो उसकी सफेद शर्ट के नीचे से दिख रही है, साथ में उसके टैटू भी। ओह, वे टैटू! मुझे आश्चर्य है कि क्या उन्हें बनवाने में दर्द हुआ था। मुझे रुकना होगा। एडन, मैं फुफकारती हूँ, लेकिन वह मेरा मुंह ढक देता है और मुझे सोफे पर अपने और हंटर के बीच खींच लेता है, जो मुझे निचोड़ते हैं। जब मैंने उसे आखिरी बार देखा था, तब वह खड़ा था। ओह, और यह एवरी है, जब उसे मासिक धर्म की ऐंठन हो रही थी। हंटर ने यह तस्वीर खींची थी। जैक मुस्कुराता है, एल्बम में कहीं इशारा करते हुए। मैं हाफती हूँ। वह ऐसा क्यों कहेगा? इससे भी बड़ी बात, मेरे भाई ने ऐसी तस्वीर क्यों खींची? मेरा परिवार पागल है, यह तो तय है। सिवाय मेरे। मैं पागल नहीं हूँ। शायद यह कोई पुरुष हार्मोन है जो परिवार में चलता है, जिसने उन्हें ऐसा बनाया। या जीन। कम से कम उनकी पुरुष शारीरिक रचना में कुछ तो है। मैं डॉक्टर होनी चाहिए। जैक, चुप रहो, मैं और समर उस पर चिल्लाती हैं। वह अपने हाथ रक्षा में उठाता है, लेकिन फिर भी मुस्कुराता है। बेबी, यह ठीक है। जेसन हंसता है और मैं उसकी ओर आंखें मटकाती हूँ। उसे ऐसा मत बुलाओ, सभी जोर से उस पर तड़कते हैं। हम सहम जाते हैं और मुझे लगता है कि जेसन थोड़ा डर भी गया। तो उसे हंटर काट देता है। ओह, उसे उसकी 15वीं जन्मदिन की तस्वीर दिखाओ, जब वह अभी अभी उठी थी।
वह हंसता है और जैक मुझे एक ऐसी तस्वीर दिखाता है जिसमें मेरी आंखें आधी खुली हैं और मेरे बाल ऐसे लगते हैं जैसे मैंने सालों से उन्हें ब्रश नहीं किया। मेरे मुंह से लार भी टपक रही है। बस करो, मैं कहती हूँ और सोफे से उठकर जैक के पास जाती हूँ। मैं उसके हाथ से किताब छीन लेती हूँ और इसे बुकशेल्फ पर वापस रख देती हूँ। जेस, हमें जाना चाहिए, बहुत देर हो चुकी है, ऐशर बोलता है और मैं आभारी हूँ। उन्हें जाना चाहिए। मैंने अपने भाइयों और एडन की वजह से खुद को जीवन भर के लिए पर्याप्त शर्मिंदा कर लिया है। हाँ, जेसन अपनी गर्दन के पीछे खुजलाता है और खड़ा हो जाता है। नहीं, किसने कहा कि तुम जा सकते हो? हमारे पास अभी कुछ और बातें कहनी है, जेवियर कहता है। नहीं, मुझे लगता है कि वे ठीक हैं। आने के लिए धन्यवाद और हम जल्द ही स्कूल में मिलेंगे। समर मुस्कुराती है और ऐशर को लिविंग रूम से बाहर धकेलना शुरू करती है। मैं जेसन का हाथ पकड़कर उसे बाहर ले जाती हूँ, लेकिन जेवियर की घूरन मिलने पर उसका हाथ छोड़ देती हूँ। यह जेसन के अपने भले के लिए है। आपसे मिलकर अच्छा लगा, जेवियर ऐशर का हाथ मिलाते हुए कहता है जब हम दरवाजे के पास खड़े हैं। वह उसके स्तर तक झुकता है, उसके चेहरे पर कोई भाव नहीं। मैं तुम्हें सबक सिखाने में जरा भी हिचकिचाऊंगा नहीं। एडन जेसन की ओर चलता है। आपसे मिलना सुखद रहा जूनियर। मेरा नाम जेसन है, सर। वह सिर हिलाता है, एडन का हाथ पकड़ता है, फिर गहरी सांस लेता है। शायद दर्द की वजह से। मैं देख सकती हूँ कि एडन उसका हाथ सचमुच निचोड़ रहा है, शायद इससे निशान पड़ जाएगा। मैं आ भरती हूँ। मैं इतना बूढ़ा नहीं हूँ, वह नाखुश होकर बड़बड़ाता है। मेरे बाकी दो भाई उनके साथ हाथ मिलाते हैं, फिर चारों लड़के हमारे पीछे खड़े हो जाते हैं। घूरते हुए मैं जेसन का हाथ पकड़ती हूँ और उसे बाहर ले जाती हूँ। आने के लिए धन्यवाद और मेरे भाइयों के लिए भी माफी। मैं माफी मांगती हूँ और वह सिर हिलाता है। यह ठीक है बेबी, मुझे मजा आया, वह मेरे गाल को सहलाते हुए कहता है। मैं ऊपर झुकती हूँ और उसके होठों पर एक हल्का चुंबन देती हूँ और वह मुस्कुराता है। गुड नाइट, मैं और समर लड़कों से कहती हैं। गुड नाइट, जेसन कहता है। उसी समय ऐशर समर से यही कहता है। मैं दरवाजा बंद करती हूँ और हम लिविंग रूम में वापस लौटते हैं, केवल यह देखने के लिए कि सभी लड़के मुस्कुरा रहे हैं। तुम लोगों को क्या हुआ है? मैं चिल्लाती हूँ और वे हंसते हैं। कुछ नहीं, हंटर कहता है। क्या तुम शर्मिंदा हो? एश्टन बच्चों वाली आवाज में कहता है, जिसके लिए जैक उसे सिर के पीछे थप्पड़ मारता है। अरे चिंता मत करो, हम बस मजाक। जेवियर शुरू करता है, लेकिन उसका फोन बजने लगता है। वह इसे अपनी जेब से निकालता है और एडन, हंटर और ट्रिस्टन के साथ चिंतित नजरें साझा करता है। स्टियामो अराइवांडो। हाँ, हम रास्ते में हैं। वह फोन में दांत पीसते हुए कहता है और फोन काट देता है। उसका जबड़ा सख्त हो जाता है। हमें जाना होगा, जेवियर सूचित करता है। उसका चंचल व्यवहार अब पूरी तरह गायब है। क्या हो रहा है? मैं भ्रमित होकर पूछती हूँ। कुछ नहीं, यह कंपनी का मामला है, हम कल मिलेंगे, हंटर कहता है, मेरे माथे पर चुंबन देता है, फिर समर के। वे सभी इधर उधर भागते हैं और मैं एडन की सफेद शर्ट के नीचे कुछ काला देखती हूँ। एडन, तुमने क्या पहना है? समर वह सवाल पूछती है जो मैं सोच रही थी। कुछ नहीं, हम कल मिलेंगे, वह जल्दी से बड़बड़ाता है और वे सभी घर से बाहर चले जाते हैं, हमें जैक, पार्कर और एश्टन के साथ अकेला छोड़कर। जन्मदिन मुबारक। मेरा शांतिपूर्ण नींद समर द्वारा बाधित होती है। मैं कराहती हूँ जब वह मेरे बिस्तर पर उछलने लगती है, मुझे अपने साथ हिलाते हुए। उठो एवरी, वह शिकायत करती है, मेरे बगल में बैठकर और मेरे कीमती तकिए को मेरे चेहरे से खींचने की कोशिश करती है। धन्यवाद और नहीं, मैं नींद में जवाब देती हूँ। मेरे चेहरे पर तकिया रखने की मेरी कोशिश नाकाम हो जाती है क्योंकि इसे न केवल एक बल्कि दो जोड़ी हाथों द्वारा खींच लिया जाता है। जन्मदिन मुबारक, नींद की रानी। मुझे भूख लगी है और लड़के मुझे तब तक खाने नहीं देंगे जब तक तुम नीचे नहीं आती, तो जल्दी करो, जैक की आवाज मुझे सूचित करती है। खाने का जिक्र होते ही मैं उठ जाती हूँ। कौन नहीं उठेगा? मैं एक आंख खोलती हूँ। पैनकेक्स, मेरे होंठों पर एक आलसी मुस्कान खेलती है। और क्या? वह कंधे उचकाता है, मुस्कुराते हुए।
मैं कवर हटाने के लिए हिलती हूँ, लेकिन समर मुझे रोक देती है। मैं भूल गई, वह अचानक कहती है और अगले ही पल छोटे छोटे रंगीन टुकड़े मेरे चेहरे पर और दुर्भाग्य से मेरे बिस्तर पर फेंके जाते हैं। जन्मदिन मुबारक। वह इसे साफ करने वाली है। मैं अपने पजामे में रहने का फैसला करती हूँ, ग्रे शॉर्ट्स और टैंक टॉप, और नीचे चलती हूँ। यह मेरा जन्मदिन है और मैं पूरा दिन घर पर बिताऊंगी, केवल अपने परिवार के साथ, अभी के लिए, इसलिए कपड़े बदलने की कोई जरूरत नहीं और मुझे आरामदायक रहना है। रसोई में सभी मुझे गले लगाकर और शुभकामनाएं देकर अभिवादन करते हैं। सामान्य जन्मदिन का सामान। मैंने तुम्हारे लिए पैनकेक्स बनाए। हंटर मुझे एक मासूम मुस्कान देता है जब वह मुझे स्थानीय डायनर से खरीदे गए पैनकेक्स का पेपर बॉक्स देता है। लेकिन ये पैनकेक्स हैं और मुझे ये पसंद है, इसलिए इससे कोई फर्क नहीं पड़ता। क्या तुमने कहा था कि हम सभी के लिए पैनकेक्स हैं? जैक चिल्लाता है। उसे अब तक पता होना चाहिए। मैं मानसिक रूप से उस पर सिर हिलाती हूँ। यह हर साल होता है। हंटर मेरे लिए पैनकेक्स बनाता है, लेकिन मेरे भाइयों के लिए नहीं। मैंने झूठ बोला। वह वापस घूरता है। मैं आंखें मटकाती हूँ और रसोई की मेज पर बैठ जाती हूँ और अपने पैनकेक्स पर सिरप डालती हूँ। मुझे मीठी चीजें पसंद है। यह लो, प्रिंसिपेसा। जेवियर मेरे पैनकेक्स बॉक्स के बगल में एक कारमेल आइस्ड कॉफी रखता है। देखा, कारमेल। यह मीठा है। धन्यवाद। मैं मुस्कुराती हूँ, एक घूंट लेती हूँ। मुझे लगता है कि यह स्वर्ग का स्वाद है। स्टारबक्स शुरू करने वाले, जो भी हो, तुम्हारा धन्यवाद। मेरे सिर पर चुंबन के साथ जेवियर, ट्रिस्टन और हंटर अपने ऑफिस में चले जाते हैं। सब लोग कब आ रहे हैं? पार्कर कुछ देर बाद पूछता है, अपने कटोरे में सीरियल के साथ खेलते हुए। 9 बजे। हम 6 बजे के आसपास सब कुछ सेट करेंगे ताकि हमारे पास तैयार होने का समय हो। समर जवाब देती है और वह सिर हिलाता है, लेकिन मुझे पता है कि वह खत्म नहीं हुई है। अभी तो बहुत कुछ बाकी है। हमने सभी सीनियर्स को आमंत्रित किया है और जैक ने भी अपने कुछ दोस्तों को बुलाया है। और फुटबॉल टीम। सारे आकर्षक लड़के यहाँ होंगे। शायद मुझे यह नहीं कहना चाहिए था। बस ऐशर को मत बताना। लेकिन चलो, एव्स, तुम्हारे घर में सारे आकर्षक लड़के होंगे। वे उस फर्श पर चलेंगे जिस पर तुम चलती हो। वे हमारे जन्मदिन की पार्टी के लिए यहाँ होंगे। या कम से कम मुझे उम्मीद है कि उन्हें पता है कि पार्टी कौन दे रहा है। ओह माय गॉड! अगर उन्हें नहीं पता कि हम पार्टी दे रहे हैं तो वास्तव में मुझे परवाह नहीं। ओह! ट्रिस्टन ने कहा कि वह शराब खरीदेगा और तुम लोगों को मेरे और एव्स के लिए खरीदे गए कपड़े देखने चाहिए। वे टाइट। वास्तव में मैं नहीं बताऊंगी, यह सरप्राइज होगा, लेकिन वे मैचिंग जूतों के साथ हैं और मुझे बस तुम्हें वह उपहार खोलने की जरूरत है जो मैंने तुम्हारे लिए लिया है। तुम्हें यह पसंद आएगा। लेकिन जेवियर ने कहा कि हमें एडन के आने तक इंतजार करना होगा। ओह और बस करो, हमें समझ आ गया। तुम उत्साहित हो, एश्टन नाखुश होकर बड़बड़ाता है। यह मेरी गलती नहीं कि तुम नाबालिग हो और जब हम पार्टी करेंगे तब तुम यहाँ नहीं हो सकते। वह कंधे उचकाती है। मैं नाबालिग नहीं हूँ। हाँ, तुम हो। बस इसे स्वीकार कर लो, डार्लिंग, सब ठीक हो जाएगा। इसे बड़ों पर छोड़ दो। वह उसके सिर पर सहानुभूतिपूर्वक थपथपाती है। हम सभी उनकी बातचीत को मनोरंजन के साथ देखते हैं। मैं सामने का दरवाजा खुलने और बंद होने की आवाज सुनती हूँ। कुछ सेकंड बाद एडन रसोई में चलकर आता है। मुड़ते हुए मेरे चेहरे पर आश्चर्य साफ दिखाई देता है जब मैं उसका लुक देखती हूँ। उसके काले बाल जेल से पीछे और एक तरफ सेट किए गए हैं और मैं उसकी टैटू वाली गर्दन के चारों ओर एक चांदी की चेन देखती हूँ। गहना उसकी सादी सफेद टी शर्ट के नीचे गायब हो जाता है और काली फटी जीन्स उसकी अच्छी तरह से तराशी गई टांगों को गले लगाती है। मुझे नहीं लगता कि मैंने पिछले 6 या कुछ सालों में उसे कैजुअल कपड़ों में देखा है। वह हमेशा सूट और ड्रेस शूज में होता है। मेरी आंखें उसे फॉलो करती हैं जब वह मेरी सीट के पास आता है और आखिरकार मेरे कंधों के चारों ओर अपनी बाहें लपेटता है, मेरी पीठ को उसकी सख्त छाती से दबाता है। कमबख्त मांसपेशियां। मुझे रुकना होगा। मैं उसकी टैटू वाली बाहों पर अपने हाथ रखती हूँ जब वह मेरे कान के पास जन्मदिन मुबारक
फुसफुसाता है। उसकी भारी आवाज मुझे सहरन देती है। धन्यवाद, मैं जवाब देती हूँ। मेरी आवाज किसी कारण से भारी हो जाती है। वह मेरे सिर के खिलाफ सिर हिलाता है, जहां वह झुका हुआ है, और मुझे करीब से गले लगाए रखता है। कुछ और सेकंड बाद मुझे चिंता होने लगती है। क्या वह बीमार है या मुझका दम घोंट रहा है? वह मुझे कभी गले नहीं लगाता। खैर, अगर लगाता भी है तो शायद 0.01 सेकंड का साइड हग होगा। लेकिन अब वह मुझे उम्रों से गले लगा रहा है। एडन, जैसे ही मेरी आवाज उसे उसके ट्रांस से बाहर लाती है, वह तुरंत अपनी बाहें मुझसे हटा लेता है और अजीब तरह से अपना गला साफ करता है। मुझे ज़ेवियर से मिलना है, वह बड़बड़ाता है और बाहर चला जाता है। ओह, ज़ेवियर ने कहा था कि जब तुम आओगे तब हम उपहार खोलेंगे, समर बीच में बोलती है। मैं बस उसे बता दूंगा कि मैं यहाँ हूँ, वह भावहीन चेहरे के साथ जवाब देता है। और वह वापस सामान्य हो गया है। हम दोनों उसकी पीछे हटती आकृति को फॉलो करते हैं, और जब वह नजरों से ओझल हो जाता है तो हमारी नजरें मिलती हैं। समर कंधे उचकाती है और मैं उसके अजीब व्यवहार को झटक देती हूँ। मैं सोफे पर समर और हंटर के बीच बैठती हूँ। ट्रिस्टन मुझे पहला उपहार देता है, उसके चेहरे पर एक मुस्कान। पहले इसे खोलो। मैं हल्के नीले रैपिंग पेपर को देखती हूँ और इसे फाड़ देती हूँ। ओह माय गॉड, ट्रिस्टन, क्या तुम गंभीर हो? मैं चीखती हूँ और सोफे से उछलकर उसे गले लगा लेती हूँ। क्योंकि सभी को मेरे गले लगना पसंद है। हाँ, नहीं, मैं बस उसे गले लगाती हूँ ताकि धन्यवाद कह सकूं। मुझे नहीं पता कि वास्तव में किसी को मेरे गले लगना पसंद है या नहीं। यह दुखद लगता है। हाँ, तुम्हें पसंद आया? वह पूछता है जब हम अलग होते हैं। मजाक कर रहे हो? यह मेरी पढ़ने की लिस्ट में इतने समय से था। धन्यवाद, मैं लगभग चीखती हूँ और किताब को ऊपर उठाती हूँ, इसकी नई पन्नों को पलटने से पहले इसे सूंघते हुए। यह एक नई किताब है, मैं खुद को रोक नहीं सकती। यह लो, इसे अगला खोलो। समर मुस्कुराती है और मैं आह भरती हूँ जब वह मुझे एक गुलाबी विक्टोरिया सीक्रेट बैग देती है। यह दो तरह से जा सकता है। दोनों के अंत भयानक होंगे। मैं खुद को शर्मिंदा करूंगी या मैं खुद को और शर्मिंदा करूंगी। बैग का आकार वास्तव में मुझे डराता है। मेरे पास विक्टोरिया सीक्रेट से केवल कुछ अंडरवियर हैं। दादी वाले अंडरवियर। वास्तव में, मैं इसे वापस लेती हूँ। यह सेक्सी दादी अंडरवियर है। हाँ, मैं 18 साल की हूँ और मेरे पास कोई फैंसी थॉन्ग नहीं है। मुझ पर मुकदमा करो। ओह गॉड, मैं किसी को अपने सांस के नीचे बड़बड़ाते हुए सुनती हूँ। मेरे छोटे भाई बहनों के चेहरे घृणा से सिकुड़ गए हैं और मेरे बड़े भाई और एडन के चेहरों पर डर भरे भाव हैं। समर पर मुस्कुराते हुए मैं अपनी नजरें उस पर टिकाए रखती हूँ और अपना हाथ बैग के अंदर डालती हूँ। गुलाबी कागज की संतोषजनक कुरकुराहट मेरे कानों तक पहुँचती है। मैं पहली वस्तु निकालती हूँ और हाफती हूँ। यह एक खूबसूरत काला साटन पजामा टॉप है जिसके ऊपर लेस है। सभी लड़के राहत की सांस लेते हैं। धन्यवाद, बेब, मैं चीखती हूँ और उसे गले लगाती हूँ, जबकि वह हंसती है। आगे बढ़ो, वह मुस्कुराती है और सभी लड़के फिर से गहरी सांस लेते हैं। मैं एक मैचिंग शॉर्ट्स की जोड़ी निकालती हूँ। अब अच्छा सामान आएगा, वह सुवीण बार मुस्कुराती है। मैं 3 लेसी वस्तुएं निकालती हूँ और उन्हें अपने चेहरे के सामने रखती हूँ। जब मेरा दिमाग यह दर्ज करता है कि मैं 2 काले और एक लाल लेस थॉन्ग अपने हाथों में पकड़ रही हूँ, मैं हाफती हूँ और उन्हें फिर से बैग में फेंक देती हूँ। समर मेरे लाल चेहरे पर हंसती है। हे भगवान, कृपया हमारी मदद करो। हंटर छत की ओर देखते हुए बड़बड़ाता है, जिससे उसकी हंसी और बढ़ जाती है। मुझे भी हंसी आती है, लेकिन मैं सिर हिलाती हूँ और आगे बढ़ती हूँ। लेकिन अगली चीज जो मैं निकालती हूँ वह केक पर चेरी है। एक काला लॉन्जरी बॉडी सेट। मुझे केवल पेट के हिस्से को ढकने वाली लेस देखने का मौका मिलता है, इससे पहले कि मैं इसे वापस बैग में डाल दूं। क्या तुम सचमुच मुझे उनके सामने ये चीजें खुलवाने के लिए मजबूर कर रही हो? मैं अपनी आंखें चौड़ी करती हूँ और अपनी गाल की अंदरूनी सतह को काटती हूँ ताकि मुस्कान न दिखे। लॉन्जरी मुझे उत्साहित करती है।
मेरे पास पहले कभी नहीं थी, लेकिन यह तथ्य कि मेरी सबसे अच्छी दोस्त ने मेरे लिए इसे खरीदा और खासकर यह कि वह मुझे इसे मेरे 6 भाइयों और एडन के सामने देखने के लिए मजबूर करती है, मुझे शर्मिंदा करता है। यह क्या था? वे एक साथ चिल्लाते हैं, अपने लाल चेहरे को अपनी गहरे बालों की परत के पीछे जितना हो सके छिपाते हुए। मैं बैग को अपने पैरों के पास फर्श पर रख देती हूँ और कुछ और उपहार लेती हूँ, इससे पहले कि एडन मुझे अपना उपहार देता है। मैं उसकी भावहीन आंखों से मिलती हूँ, फिर काले मखमली डिब्बे को खोलती हूँ। मेरी आंखें लगभग बाहर निकल आती हैं जब मैं काले कुशन पर साफ सुथरे ढंग से रखी चांदी की चेन देखती हूँ। बीच में एक है जिसके किनारों पर छोटे छोटे हीरे जड़े हैं। मेरा दिमाग इसे दर्ज करने का मौका नहीं पाता जब मैं खुद को उसकी बाहों में फेंक देती हूँ। जैसा कि कहा गया, सभी को मेरे गले लगना पसंद है। मुझे उम्मीद है। धन्यवाद, मैं धीरे से कहती हूँ। उसकी मजबूत बाहें मेरी कमर के चारों ओर लपट जाती हैं और वह मुझे और कसकर खींचता है। मैं लगभग उसकी गोद में गिर जाती हूँ। मुझे खुशी है कि तुम्हें यह पसंद आया, वह मेरे कान में फुसफुसाता है। मैं सिहर उठती हूँ और उसे छोड़ देती हूँ। ज़ेवियर मुझे एक छोटा लाल डिब्बा देता है। क्या तुम प्रपोज कर रहे हो? मैं मजाक करती हूँ और वह नर्वस होकर हंसता है। सभी मुझे अजीब नजरों से देख रहे हैं, सिवाय एश्टन के, जो बस मेरे इसे खोलने का इंतजार कर रहा है। मैं अंदर एक चांदी का कंगन देखती हूँ, जिसके बीच में एक हीरा है। लाल डिब्बे के ऊपर सुनहरे अक्षरों में लिखा है, हैप्पी 18th बर्थडे, एवी। मैं उस निकनेम को पहचानती हूँ जो मेरी माँ मुझे बुलाती थी। अपनी आंखों में आए पसीने को झपकाकर हटाते हुए मैं ज़ेवियर को देखती हूँ। जन्मदिन पर आंसुओं को नकारात्मक शब्द कहना ठीक नहीं। पसीना ही सही। पापा ने कहा था कि इसे तुम्हें दे दूं। यह माँ की ओर से था। वह मेरे सवाल भरे चेहरे पर साधारणता से जवाब देता है। ओह, मैं बस इतना कहती हूँ। खाना, हंटर हॉल से चिल्लाता है। मैं और समर तुरंत खड़े हो जाते हैं और मूवी रूम से कुछ ही सेकंड में बाहर निकल आते हैं। मुझे नहीं लगता कि हमने मूवी भी रोकी थी, लेकिन क्या आप हमें दोष दे सकते हैं? हम खाने की बात कर रहे हैं। काउंटर पर टैको बेल के 4 बैग मेरे चेहरे पर मुस्कान लाते हैं। मैं अपने होठों के कोने को चाटती हूँ, खुद को एक खाने के आनंद के लिए तैयार करते हुए। खाना और आनंद। आनंद सुख है, खाना भी। हाँ, मुझे बहुत भूख लगी है। मैं कराहती हूँ और पेपर बैग खोलती हूँ, मेरे और समर के टैको और फ्राइज निकालती हूँ। हाँ, मैं देख सकता हूँ। हंटर हंसता है। बाकी लड़के रसोई में आते हैं और हम सभी रसोई के आइलैंड के चारों ओर बैठकर खाने लगते हैं। मैं कुछ बार एडन की नजर पकड़ती हूँ, लेकिन जैसे ही हमारी आंखें मिलती हैं, वह बस नजर हटा लेता है और मेरे भाइयों के साथ इतालवी में बात करना जारी रखता है। मुझे वह भाषा सीखनी होगी। मैं जा रहा हूँ, पार्कर कहता है, उठकर अपनी कचरा डिब्बे में फेंकता है। तू कहाँ जा रहा है? ज़ेवियर उससे पूछता है, अपने खाने का एक टुकड़ा लेते हुए। गेब के घर। वह रसोई से बाहर निकलता है, लेकिन कोने मुड़ने से पहले रुक जाता है। और ट्रिस्टिन? वह पूछता है। हम सभी उसकी ओर देखते हैं और उसके मुस्कुराते चेहरे को। कृपया मेरे स्कूल की किसी लड़की के साथ कुछ मत करना, वह जल्दी से कहता है। हमारी आंखें चौड़ी हो जाती हैं, लेकिन हमारे कुछ कहने का मौका मिलने से पहले ही दरवाजा उसके पीछे जोर से बंद हो जाता है। वह सही है, एडन बड़बड़ाता है, जिससे हम सभी ट्रिस्टिन के नाखुश चेहरे पर हंसते हैं। उसकी आंखें एक बार फिर मुझसे मिलती हैं, लेकिन इस बार मैं पहले नजर हटाती हूँ। सब कुछ नीचे सेट हो चुका है। रसोई में ड्रिंक्स, लाल सोलो कप, लाइट्स, स्नैक्स, म्यूजिक और सारी फर्नीचर को रास्ते से हटा दिया गया है। लोग आधे घंटे पहले से आने शुरू हो गए हैं और पार्टी शुरू हो चुकी है, लेकिन न तो मैं और न ही समर अभी तक नीचे गए हैं, क्योंकि समर एक शानदार एंट्री करना चाहती थी। मैं अपने फुल लेंथ मिरर में एक बार फिर खुद को देखती हूँ। समर ने जो लाल साटन ड्रेस मेरे लिए खरीदी, वह उसकी काली ड्रेस से मेल खाती है। यह मेरे कर्व्स को गले लगाती है और पतली स्ट्रैप से मेरे कंधों से लटकती है। यह टाइट हो सकती है, लेकिन यह मेरी छाती को ढक रही है और मेरे घुटनों से कुछ इंच ऊपर खत्म होती है, इसलिए उम्मीद है कि मेरे भाई मुझे इसे पहनने के लिए ठीक मानेंगे।
आखिरकार यह मेरा 18वां जन्मदिन है। मेरे लंबे गहरे बाल मेरे कंधे पर ढीले कर्ल्स में लटक रहे हैं और समर ने जो स्मोकी आई मेकअप किया वह मेरी हरी आंखों को और भी हरा दिखाता है। मेरे पास माँ का ब्रेसलेट है और एडन का नेकलेस मेरी गर्दन के चारों ओर लटक रहा है। तुम गजब की लग रही हो, समर तारीफ करती है मुझे घुमाते हुए। तुम भी लड़की, देखो तो, मैं कहती हूँ और वह हंसती है। इन्हें पहनो, वह कहती है, मुझे काले हील्स की एक जोड़ी देती है। मैं सिर हिलाती हूँ और उन्हें वापस दे देती हूँ। मैं इनमें चल नहीं सकती। हाँ, तुम चल सकती हो, वह शिकायत करती है। मैं सिर हिलाती हूँ। क्या तुम्हें कुछ दिन पहले याद है जब मैं सीढ़ियों से गिरी थी? मैं एक भौं उठाती हूँ। हाँ, और तुमने कहा था कि तुम ठीक हो। मैंने झूठ बोला। मैं तुम लोगों को चिंतित नहीं करना चाहती थी। तो देख, मैं अपने सफेद स्नीकर्स पकड़ती हूँ। मैं इन्हें पहनूंगी। वह नाखुश होकर आं भरती है, लेकिन फिर भी सहमत हो जाती है। दरवाजा 1 इंच भी खोलने से पहले वह मेरा हाथ पकड़ती है। क्या तुम सचमुच लाल लिपस्टिक नहीं लगाना चाहती? यह तुम्हारी ड्रेस से मेल खाती है। मैं थोड़ा मुस्कुराते हुए सिर हिलाती हूँ। मैं ठीक हूँ। लाल होंठ मेरे लिए नहीं है। चलो फिर। वह मेरी बाह में अपनी बाह डालती है और मैं अपने कमरे से बाहर निकलती हूँ, यह सुनिश्चित करते हुए कि पीछे से ताला लगा दूं। जब हम सीढ़ियों से नीचे उतरते हैं तो संगीत जोर शोर से बज रहा है। घर और पिछवाड़े में नाचते, पसीने से तर और यहाँ तक कि नशे में धुत लोग पार्टी कर रहे हैं। और पार्टी शुरू हुए अभी केवल आधा घंटा हुआ है, शायद थोड़ा और। चलो लड़कों को ढूंढते हैं, समर तेज संगीत के ऊपर चिल्लाती है और मेरा हाथ पकड़कर मुझे लोगों के बीच से खींचती और निचोड़ती हुई ले जाती है। लड़कों से मेरा मतलब है जेसन और ऐशर, कम से कम मुझे यही उम्मीद है। जन्मदिन मुबारक। जन्मदिन की लड़कियों, एक लड़की चिल्लाती है, जिससे मैं और समर दोनों पीछे मुड़ते हैं। वह गोरी है और उसके होंठों पर बहुत चटक लाल लिपस्टिक है। धन्यवाद, हम कहते हैं और ऐशर और जेसन की खोज जारी रखते हैं। बेब, मैं जेसन की आवाज को अपने पीछे से बुलाते हुए सुनती हूँ और पीछे मुड़कर उसे अपने दोस्तों के साथ देखती हूँ। वे वहाँ हैं। मैं समर की ओर चिल्लाती हूँ, जिससे वह भी मुड़ती है। हम लड़कों की ओर बढ़ते हैं। जेसन ने काली शर्ट पहनी है जिस पर कुछ अक्षर हैं और नीली फटी जीन्स। हाय, मैं कहती हूँ और वह मुझे गले लगाने के लिए खींचता है। जन्मदिन मुबारक बेबी, वह तेज संगीत के ऊपर चिल्लाता है और हम चुंबन करते हैं। मैं उसके होंठों पर शराब का स्वाद महसूस कर सकती हूँ और बता सकती हूँ कि वह थोड़ा नशे में है। धन्यवाद, मैं मुस्कुराती हूँ और उसे गले लगाती हूँ। जन्मदिन मुबारक लड़कियों। मेरे पीछे से एक कर्कश ऊंची आवाज आती है और मैं आंखें मटकाने से पहले पीछे मुड़ती हूँ और वहाँ कोई और नहीं बल्कि टेलर है। क्वीन बी। मुझे नहीं लगता कि मुझे यह लड़की कभी पसंद आई। सौभाग्य से यह नापसंद आपसी है। धन्यवाद टेलर, समर विनम्रता से कहती है और मैं धन्यवाद में सिर हिलाती हूँ। हाँ, जो भी हो, वह कहती है, अपने भूरे बालों को उछालते हुए और डांस फ्लोर या मेरे तथाकथित लिविंग रूम की ओर चल देती है। उपहार मैं तुम्हें देना चाहता हूँ बेब, वह नशे में कहता है, मेरा हाथ पकड़कर मुझे अपनी छाती की ओर खींचता है। जब मैं उसकी छाती से टकराती हूँ तो वह पीछे लड़खड़ाता है। वह मेरे मुंह के किनारे पर एक चुंबन देता है। हाँ, उसे अनदेखा करो एव्स, वह थोड़ा नशे में है, ऐशर उसके कंधे पर थपथपाते हुए कहता है। मेरा मतलब है बेब, मैं तुम्हें तुम्हारा उपहार देना चाहता हूँ, वह मेरा हाथ पकड़ते हुए कहता है। मैं सिर हिलाती हूँ और हम आश्चर्यजनक रूप से लगभग खाली रसोई में पहुंचते हैं। यह लो, वह कहता है, खुद को स्थिर करने के लिए रसोई के काउंटर पर टिकता है। वह नशे में है। मैं गुलाबी डिब्बा पकड़ती हूँ और इसे खोलती हूँ। उसमें 2 छोटे हीरो के साथ छोटे झुमके देखती हूँ। वे शानदार हैं। धन्यवाद, मैं कहती हूँ और उसकी बाहों में कूद पड़ती हूँ, जिससे वह पीछे गिरता है और मुझे अपने साथ नीचे ले जाता है। हम हंसते हैं और खड़े होकर चुंबन करते हैं। उसकी जीभ मेरे मुंह में प्रवेश करती है, शराब और सिगरेट का स्वाद छोड़ते हुए। मैं पीछे हटती हूँ। क्या तुमने सिगरेट पी? मैं उससे पूछती हूँ। मेरी भौहें सिकुड़ जाती हैं।
बस थोड़ा, वह कहता है और मैं आंखें मटकाकर पीछे मुड़ती हूँ। एक ड्रिंक लेने के लिए। मैं तुमसे प्यार करता हूँ। वह मेरे कान में फुसफुसाता है, मेरी पीठ को अपनी छाती से सटाकर। हाँ, मैं भी। मैं बड़बड़ाती हूँ। नाराज मत होना। वह मेरे गाल पर चुंबन देते हुए विनती करता है। चलो नाचते हैं। मैं विषय बदलती हूँ और ट्रिस्टन ने जो टकीला स्ट्रॉबेरी मिक्स रखने की जिद की थी, उसका एक घूंट लेती हूँ। हाँ, चलो। जेसन सहमत होता है, नशे में मुझे उस जगह की ओर ले जाता है जहाँ सभी नाच रहे हैं। आई एम नॉट द ओनली वन। गाना शुरू होता है। मैं अपनी बाहें उसकी गर्दन के चारों ओर लपेटती हूँ और वह मेरी कमर पकड़कर मुझे अपने करीब खींचता है। हम कमरे में बाकी सभी के साथ इधर-उधर हिलने लगते हैं और वह मेरी आंखों में देखता है। तुम खूबसूरत लग रही हो, वह मुझे और करीब खींचते हुए कहता है। और तुम नशे में हो, मैं कहती हूँ, जिससे वह हंस पड़ता है। मैं उसके होंठ-होंठ पर एक चुंबन देती हूँ। हम कुछ और गानों पर एक साथ नाचते रहते हैं। नाचने से मेरा मतलब है कि हम आधे समय चुंबन करते हैं। लेकिन कोई हम पर ध्यान नहीं दे रहा, तो मुझे वास्तव में परवाह नहीं। अगर परिस्थितियां अलग होती, तो शायद हमारा सबसे दूर तक जाना जेसन का मुझे कमर से पकड़ना होता। एक और धीमा गाना शुरू होता है। वह एक हाथ मेरे चेहरे पर ले जाता है, मेरे गाल को थामता है। उसकी आंखें आधी बंद हैं, शायद उसके सिस्टम में शराब की वजह से। हमारे होंठ एक भावुक चुंबन में मिलते हैं। उसकी जीभ एक बार फिर मेरे मुंह में प्रवेश करती है, लेकिन इस बार वह इसे मेरी जीभ के साथ भी नहीं हिलाता। तो मैं पीछे हटती हूँ और उसकी आंखों में देखती हूँ। चुंबन, मैं उसके होंठ को कहते देखती हूँ और मैं उसे फिर से चुंबन देती हूँ। जेसन का हाथ मेरी कमर से और नीचे सरकता है और वह मेरे कूलों को पकड़ने ही वाला होता है कि कोई मुझे पीछे खींच लेता है और जेसन, नशे में होने की वजह से, मुझे बस जाने देता है, यह सोचकर कि मैंने खुद पीछे हटा। क्या यह लड़का सचमुच ऐसा है? मुझे नहीं पता। मैं अपने ही घर में अपहरण हो सकती हूँ और वह बस ऐसे ही समर और ऐशर की ओर मुड़ जाता है। मैं पीछे मुड़कर देखती हूँ कि मुझे कौन खींच रहा है, लेकिन उसकी जगह एडन की चमकती आंखों से सामना होता है। तुम क्या कर रहे हो? मैं तेज संगीत के ऊपर चिल्लाती हूँ। मेरे पीछे आओ, वह कहता है और मुझे सीढ़ियों की ओर खींचना शुरू करता है। मैं अपने पैरों को फर्श पर चिपकाने की कोशिश करती हूँ, लेकिन यह बेकार है। एडन मेरे विरोध करने के लिए बहुत मजबूत है, इसलिए मुझे खींचने देना पड़ता है और मैं ऐसा ही करती हूँ। एडन, मैं उस पर चिल्लाती हूँ, लेकिन वह पीछे भी नहीं देखता। ऊपर पहुंचने के बाद वह उस जगह की ओर बढ़ता है जो मुझे लगता है कि मेरा कमरा है। मैं अंधेरे गलियारे में उसकी परछाई को मुश्किल से देख पाती हूँ। हमने कोई रोशनी क्यों नहीं छोड़ी? इस अंधेरे में कोई मर सकता है। एडन, छोड़ो। मैं उसकी पकड़ से अपनी कलाई छुड़ाने की कोशिश करती हूँ, जिसमें मैं पूरी तरह नाकाम रहती हूँ। वह मेरे दरवाजे के सामने अचानक रुकता है। मैं उसकी सख्त पीठ से टकराती हूँ और अपने खाली हाथ से अपनी दुखती नाक को मलने लगती हूँ। यहाँ तक कि उसकी पीठ में भी मांसपेशियां हैं। यह सख्त है। वह वैसी बात थी। मैं फिर कभी टकीला मिक्स नहीं पीऊंगी। वह गुस्से में मेरे दरवाजे का हैंडल हिलाता है, मेरे कमरे का दरवाजा खोलने की कोशिश करता है। बिना चाबी के तुम अंदर नहीं जा सकते। मैं उस पर तंज कसती हूँ। क्या वह कभी अपने दिमाग का इस्तेमाल करता है? यह असभ्य था। मैं इसे वापस लेती हूँ। वह मेरी आंखों में देखता है, फिर अपनी कलाई पर उसकी सख्त पकड़ की ओर और तुरंत इसे ढीला कर देता है। चाबी कहाँ है? वह पूछता है, जैसे कि मैं उसे बताऊंगी। कहीं, तुमने मुझे जेसन से क्यों अलग किया? मैं उसे घूरती हूँ, यह देखते हुए कि जेसन का नाम लेते ही उसका जबड़ा सख्त हो जाता है। बस मुझे चाबी दे दे, एवरी, वह दांत पीसते हुए कहता है। एडन, छोड़ो। तुम मेरे कमरे में नहीं जा रहे, मैं उसे दृढ़ता से कहती हूँ। एक, उसका वहां कोई काम नहीं है और दो, वह मेरी डेस्क कुर्सी पर पड़ा काला ब्रा देख सकता है। एवरी, बस। मैं उसे बीच में काट देती हूँ। नहीं, पहले तुम मुझे मेरे प्रेमी से दूर ले जाते हो और अब तुम मुझसे दरवाजा खोलने की मांग कर रहे हो। मुझे अकेला छोड़ो और पार्टी में वापस जाओ। वह जवाब नहीं देता, बस मुझे घूरता रहता है। यही सोचा था, मुझे छोड़ो।
क्या इसका कोई मतलब भी था? उसका कोई जवाब नहीं आता। शायद यह सही है, या वह मुझे देखने में इतना तल्लीन है कि उसे कुछ सुनाई ही नहीं देता। नहीं, वह धीरे से जवाब देता है। तुम मुझे यहाँ ऊपर क्यों लाए? मैं उसके अजीब व्यवहार से तंग आकर चिल्लाती हूँ। मैम, वह खुद को रोक लेता है। वह क्या? वह तुम्हें छूने वाला था, वह दांत पीसते हुए कहता है। मेरी भौहें सिकुड़ जाती हैं जब मैं मंद रोशनी में उसके जबड़े की मांसपेशियों को तनते हुए देखती हूँ। तो क्या हुआ? मैं लगभग उस पर चिल्लाती हूँ। ऐसा नहीं है कि उसने पहले ऐसा नहीं किया। मैं आखिरी हिस्सा धीरे से बड़बड़ाती हूँ, अपनी नजरें एक तरफ हटाते हुए। वह दीवार बहुत दिलचस्प लगती है। जो भी उस दीवार का हिस्सा दिख रहा है। उसने क्या किया? वह चिल्लाता है, मेरी कलाई छोड़ देता है। उसका हाथ उसकी तरफ नीचे गिर जाता है। इससे तुम्हारा क्या लेना देना? मैं हताश होकर अपने हाथ हवा में उछालती हूँ। मैं उसका जवाब इंतजार करती हूँ, अपनी आंखों को संकीर्ण करते हुए उसे बेहतर देखने के लिए। मुझे पसंद नहीं जब दूसरे लड़के तुम्हें छूते हैं, वह धीरे से कहता है। कुछ सेकंड बीतते हैं जब मैं उसके शब्दों को अपने दिमाग में बार बार दोहराती हूँ। क्या उसने वाकई वही कहा जो मुझे लगता है? तुमने क्या कहा? मैं फुसफुसाती हूँ। वह एक कदम आगे बढ़ता है। उसकी विशेषताएं अब और स्पष्ट हैं, लेकिन उसका चेहरा पूरी तरह साफ देखना अभी भी मुश्किल है। मजबूत जबड़ा, ऊंचे गाल, सीधी नाक, होंठ। मैंने कहा कि मुझे पसंद नहीं जब दूसरे लड़के तुम्हें छूते हैं। मेरा जबड़ा फर्श पर गिर जाता है। क्या वह गंभीर है? एडन, बस नीचे जाओ और मुझे। उसके होंठ मेरे होठों पर आते हैं, जिससे मैं रुक जाती हूँ। वह क्या कर रहा है? मेरी आंखें पहले तो चौड़ी हो जाती हैं, लेकिन फिर सहज रूप से बंद हो जाती हैं जब वह एक हाथ से मेरे सिर को ऊपर की ओर झुकाता है। दूसरा हाथ मेरी कूल्हे पर रहता है, वहां की त्वचा को निचोड़ता और रगड़ता है। वह सांस लेने के लिए पीछे हटता है, लेकिन फिर अपने होठों को मेरे होठों पर वापस जोर से दबा देता है। इस बार उसकी जीभ मेरे निचले होंठ पर फिसलती है और मैं अपना मुंह खोल देती हूँ। ऐसा लगता है जैसे हम अकेले हैं। नीचे से आने वाला संगीत सुनाई नहीं देता और मुझे नहीं पता कि मैं सांस भी ले रही हूँ या नहीं। मुझे बस उसकी बाहों और होठों का एहसास है। हमारी जीभें बीच में मिलती हैं और पहले की सी सहरन वापस आ जाती है। इस बार मेरे पेट में लाखों तितलियां उड़ रही हैं। नहीं, मुझे पूरे शरीर में वह फड़फड़ाहट महसूस हो रही है। मेरे घुटने कांपने लगते हैं, लेकिन वह मुझे संभाले रखता है जब हमारी जीभें भावुकता से एक दूसरे में घुल मिल जाती हैं। उसकी जीभ मेरे मुंह में एक अविस्मरणीय पुदीने का स्वाद छोड़ती है। किसी ने मुझे पहले कभी इस तरह चुंबन नहीं किया, यहाँ तक कि जेसन ने भी नहीं। जेसन, मुझे एहसास होता है कि मैं क्या कर रही हूँ। कठोरता से मैं अपने प्रेमी को अपने भाइयों के सबसे अच्छे दोस्त के साथ धोखा दे रही हूँ। मैं एडन को चुंबन दे रही हूँ और उसके साथ अपने प्रेमी को धोखा दे रही हूँ। मैं उसकी शर्ट पर अपनी पकड़ ढीली करती हूँ और उसे हल्के से धक्का देती हूँ। साफ तौर पर हैरान होकर वह कुछ कदम पीछे लड़खड़ाता है। हम दोनों में से कोई कुछ नहीं कहता, हम बस एक दूसरे की आंखों में घूरते हैं, जैसे कि यही एकमात्र चीज है जो हम कर सकते हैं। हमारे आसपास की दुनिया धीरे धीरे वापस आने लगती है। संगीत अब पहले से कहीं ज्यादा तेज है और मुझे कुछ कहने की जरूरत महसूस होती है, कुछ भी, लेकिन मेरी आवाज मेरे गले में अटक गई है। मैं बस पलकें झपकाती हूँ। कुछ सेकंड के पूर्ण आघात और खामोशी के बाद मैं एडन की आकृति को मेरे पास से तेजी से गुजरते और सीढ़ियों से नीचे जाते हुए देखती हूँ। मैं वहीं खड़ी रहती हूँ, यह समझने की कोशिश करते हुए कि अभी क्या हुआ। उसने मुझे चुंबन दिया। एडन ने मुझे चुंबन दिया। मेरे भाइयों के सबसे अच्छे दोस्त ने मुझे चुंबन दिया। मुझे रोने का मन करता है। मैंने एडन को चुंबन दिया। मैंने जेसन को धोखा दिया। अगर मेरे भाइयों को पता चला तो वे मुझसे निराश होंगे और मैं उनका भरोसा खो दूंगी। लेकिन सबसे बुरी बात यह है कि मुझे यह अच्छा लगा। मुझे एडन को चुंबन करना अच्छा लगा। मुझे अपनी इस लापरवाही के लिए स्वार्थी महसूस होता है। लंबी आह भरते हुए मैं घड़ी देखती हूँ, जिसमें 1 बजे का समय है।
अपराध बोध न महसूस करने का अपराध बोध मेरी छाती में एक कसावट पैदा करता है। मैं अंधेरे गलियारे में चलती हूँ। मेरी छाती के नीचे मेरा दिल तेजी से धड़क रहा है। सीढ़ियों के अंत तक पहुंचते ही मुझे समर दिखाई देती है। ओह एवस, तुम यहाँ हो। मैं तुम्हें ढूंढ रही थी और एडन ने कहा कि उसने तुम्हें ऊपर देखा। वह मुस्कुराते हुए कहती है, लेकिन मैं बोलने में असमर्थ लगती हूँ। मैं बस सिर हिलाती हूँ और नीचे की ओर बढ़ती हूँ। एव्स, तुम ठीक हो? समर चिंतित होकर पूछती है और मेरी बाह में अपनी बाह डालती है। हाँ हाँ, बस पार्टी में वापस चलते हैं, मैं हकलाते हुए कहती हूँ। जितना हो सके विश्वसनीय लगने की कोशिश करती हूँ, लेकिन उसकी नज़र मुझे सब कुछ बता देती है। एवरी रीव मार्केटी, अभी बताओ, वह मांग करती है। पूरा नाम। इसका मतलब है कि वह इसे छोड़ेगी नहीं, और मैं जानती हूँ कि उससे कुछ छिपाना ठीक नहीं। मैं गहरी सांस लेती हूँ। कृपया, मैं तुम्हें कल बताऊंगी। कृपया बस पार्टी में वापस चलते हैं, मैं विनती करती हूँ, और वह मुझे उसी नज़र से देखती रहती है। वह नज़र जो कि उसे अंदाजा है कि क्या हुआ। कृपया, मैं फुसफुसाती हूँ। वह सिर हिलाती है। हम डांस फ्लोर पर वापस चलते हैं और एशर और जेसन को दीवार के सहारे फुटबॉल टीम के अन्य लड़कों के साथ बात करते हुए पाते हैं। हाय, हम उन्हें अभिवादन करते हैं और वे सभी मुड़ते हैं। हाय बेब, जेसन कहता है और मैं बता सकती हूँ कि वह पहले से कहीं ज्यादा नशे में है। तुम कहाँ थी? तुम बस चली गई, वह पूछता है, मेरी कमर पकड़कर मुझे अपनी ओर खींचता है। जेसन, काश तुम्हें पता होता। मैं बस मैं कहती हूँ और अपने अंगूठे से सीढ़ियों की ओर इशारा करती हूँ। वह अपना मेकअप कर रही थी। समर मेरी बात काटती है, जैसी कि मेरी सबसे अच्छी दोस्त है, और मैं उसे आभार भरी नजर देती हूँ। उसके बिना मैं क्या करती? ओह, मुझे पता है, मैं शायद सब कुछ उगल देती और यह बिल्कुल स्पष्ट कर देती कि मैंने ऊपर एडन को चुंबन किया। हाँ, मैं कहती हूँ, और जेसन मुझे भ्रमित होकर देखता है। ठीक है, ओह हाँ, ये फुटबॉल टीम के लड़के हैं, हेडन, कार्टर। वह एक मांसल लड़के की ओर इशारा करता है जिसके काले बाल हैं। मैं कार्टर हूँ, यार, तुम पूरी तरह नशे में हो। काले बालों वाले लड़के के बगल वाला लड़का हंसता है, जिससे सभी हंस पड़ते हैं। मैं नर्वस होकर हंसती हूँ, जबकि जेसन खोया हुआ दिखता है। जो भी हो, और वह ओवेन है, वह एक लाल बालों वाले लड़के की ओर इशारा करता है। हाय, मैं हाथ हिलाती हूँ और वे सिर हिलाते हैं। हम तेज संगीत के साथ बातचीत करते और हिलते रहते हैं, और जल्द ही ज्यादातर लोग चले जाते हैं। चलो, मुझे तुम्हें घर छोड़ना है, और अगर मैं जल्दी घर नहीं पहुंचा तो मेरी बहन माँ को बता देगी। एशर जेसन को उसके कंधे पर थप्पड़ मारते हुए कहता है। अलविदा लड़कियों, फिर से जन्मदिन मुबारक। मजा आया। ओवेन, कार्टर और हेडन मुझे और समर से कहते हैं, और हम उन्हें अलविदा गले लगाते हैं। धन्यवाद, हम कहते हैं, और वे दरवाजे से बाहर निकलकर जेसन और एशर के कार तक पहुंचने का इंतजार करते हैं। जेसन मुझे गले लगाने के लिए खींचता है और मैं उसे गले लगाती हूँ। अलविदा बेबी, आज रात अच्छा था। वह मुस्कुराता है और नीचे झुककर मुझे चुंबन देता है। उसके होंठ वैसा एहसास नहीं देते जैसा एडन के होठों ने दिया था। एडन के होठों में शराब का स्वाद नहीं था। खैर, थोड़ा था, लेकिन जेसन जितना नहीं। वे और मैं एडन और जेसन के होठों की तुलना क्यों कर रही हूँ? हम अलग होते हैं, और मैं उसे देखती हूँ। अलविदा, मैं धीरे से कहती हूँ, और मुझे अपनी आंख के कोने से समर मुझे देखते हुए दिखती है। जेसन और एशर चले जाते हैं, और घर में बाकी सभी लोग भी। बताओ, क्या हो रहा है? अभी, समर चिल्लाती है और मेरे कंधों को पकड़कर मुझे मजाक में हिलाती है, जब हमने घर में ज्यादातर कचरा साफ कर लिया है। मैं नर्वस होकर हंसती हूँ और बोलना शुरू करती हूँ, लेकिन मेरे मुंह से शब्द निकलने से पहले जेवियर हमारे पास आता है। सोने जाओ, सुबह के 4 बज गए हैं, बाकी सब हम कल साफ करेंगे। वह हमारे माथे पर चुंबन देता है और सीढ़ियों पर चढ़ जाता है। मैं तुम्हें कल बताऊंगी, मैं समर से बड़बड़ाती हूँ, और वह आह भरकर सिर हिलाती है। क्या मैं तुम्हारे कमरे में सो सकती हूँ, कम से कम अपनी जगह की बजाय? वह पूछती है। हाँ, समर के पास मेरे घर में भी उसका निर्धारित अतिथि कमरा है। उसकी माँ बहुत यात्रा करती है, इसलिए वह ज्यादातर रातें यहाँ बिताती है।
तुम क्यों पूछ रही हो? तुम्हें पता है कि तुम वैसे भी ऐसा करोगी, मैं बोरियत भरे लहजे में कहती हूँ और हम दोनों हंस पड़ते हैं। मेरे द्वारा पी गई थोड़ी सी शराब वाकई असर कर रही है। चलो, रुको, तुमने कितना पिया? मैं एक भौं उठाती हूँ। वह अपनी उंगलियां उठाती है और गिनना शुरू करती है। 2 टकीला स्ट्रॉबेरी मिक्स और 1 बियर, शायद मैंने और भी पिया हो। वह हंसती है जब हम सीढ़ियां चढ़ना शुरू करते हैं। हम मेरे कमरे के सामने पहुंचते हैं और मैं उसे देखती हूँ। गलियारे में ड्रॉर पर रखा छोटा लैंप इसे रोशन करता है ताकि मैं अपना सफेद दरवाजा स्पष्ट रूप से देख सकूं। यहीं पर कुछ घंटे पहले एडन ने मुझे चुंबन दिया था। मैं अपने होठों को छूती हूँ, उस एहसास को याद करते हुए। एवस, जोन आउट करना बंद करो। चाबी कहाँ है? समर पूछती है, अपने लाल बालों को एक हाथ से ऊपर पकड़ते हुए और दूसरे से अपने चेहरे को हवा देती है। क्या? ओह हाँ, यहाँ, मैं जवाब देती हूँ और ड्रॉर के पास जाकर चाबी लेती हूँ। मैं अपना दरवाजा खोलती हूँ और समर अंदर चलकर मेरे बिस्तर पर स्टारफिश की तरह कूद पड़ती है। मैं उसकी थकी हुई हालत पर हंसती हूँ और पीछे मुड़कर सफेद दरवाजा बंद करती हूँ। जैसे ही मैं इसे बंद करने वाली होती हूँ, मैं एडन को हंटर के साथ गलियारे में चलते हुए देखती हूँ। वह तनावग्रस्त लगता है। वह मुझे नोटिस नहीं करता, इसलिए मैं दरवाजा बंद करती हूँ और अपने कपड़े उतारती हूँ। समर द्वारा दिए गए नए पजामे पहनती हूँ और समर की अलमारी की तरफ जाती हूँ, जहाँ वह अपने कपड़े रखती है, और उसके पजामे लेती हूँ, जो अब मुझे एहसास होता है कि मेरे जैसे ही हैं, बस उसके लाल हैं। मैं उसके सोए हुए शरीर से उसके कपड़े उतारती हूँ और उसे बदल देती हूँ, फिर उसका मेकअप पोंछ देती हूँ। मैं उसे किंग साइज बिस्तर के एक तरफ लुढ़काती हूँ, उसके बगल में लेटती हूँ, हमारे ऊपर फूलों वाला कवर खींचती हूँ और अपने बेडसाइड टेबल पर लैंप बंद करती हूँ और सो जाती हूँ। मेरे आखिरी विचार कोई और नहीं, बल्कि एडन के बारे में है। तो ठीक है दोस्तों, आज के लिए बस इतना ही। अगर आपको यह कहानी का यह भाग पसंद आया, तो वीडियो को लाइक करें, अपने दोस्तों के साथ शेयर करें और चैनल को सब्सक्राइब करना न भूलें। नीचे कमेंट में अपनी राय जरूर बताएं कि आपको यह हिस्सा कैसा लगा। आपका हर लाइक, शेयर, कमेंट और सब्सक्राइब हमें और बेहतर कंटेंट लाने के लिए मोटिवेट करता है। मिलते हैं अगले हिस्से में। धन्यवाद।